जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पैरामिलिट्री न्यूज हिंदी में। और आप देख रहे हैं पैरामिलिट्री न्यूज हिंदी डेली अपडेट, जहां हम बात करते हैं बीते 24 घंटे में सीएपीएफ और असम राइफल्स के महत्वपूर्ण खबरों का। चलिए आज की बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले सबसे बड़ी खबर एसएसबी से निकलकर आ रही है। असम के तमुलपुर और उदलगुड़ी जिलों में भारत भूटान सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई। एसएसबी गुवाहाटी फ्रंटियर के इंस्पेक्टर जनरल सुधीर वर्मा ने 2 दिवसीय दौरे के दौरान कई सीमा चौकियों का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ एसएसबी की 24वीं बटालियन रंगिया के कमांडेंट एच.के. गुप्ता भी मौजूद रहे। आईजी सुधीर वर्मा ने सीमा सुरक्षा जवानों की तैयारियां और ऑपरेशनल व्यवस्थाओं की समीक्षा की तथा अधिकारियों और जवानों से बातचीत की। दौरे के दौरान गुवाबरी और बिमला नगर बॉर्डर आउटपोस्ट पर पौधारोपण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। उन्होंने स्थानीय लोगों और एसएसबी जवानों को पर्यावरण संरक्षण के महत्व के प्रति जागरूक किया। इसके अलावा गुवाबारी बॉर्डर आउटपोस्ट पर अधिकारियों और जवानों के लिए बनाए गए 3 नए आवासीय यूनिट का उद्घाटन भी किया गया। दौरे के दौरान आईजी ने एसएसबी जवानों के साथ खेल गतिविधियों में भी हिस्सा लिया, यानी सीमा सुरक्षा के साथ साथ जवानों के कल्याण और स्थानीय लोगों के साथ बेहतर संबंध बनाने पर भी जोर दिया गया। अब बात मणिपुर की। 28 अगस्त को असम राइफल्स ने मणिपुर यूनिवर्सिटी के सहयोग से मणिपुर सिचुएशन प्रिविलेज ट्रस्ट डिफेक्ट एंड पाथ टॉवर्ड्स ट्रस्ट बिल्डिंग विषय पर एक महत्वपूर्ण सेमिनार आयोजित किया। यह कार्यक्रम इम्फाल ईस्ट के MFDS हॉल में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में मणिपुर के मुख्यमंत्री युमनान खेमचंद सिंह, असम राइफल्स के डीजी लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा, शोधकर्ता सुदीप चक्रवर्ती, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और सुरक्षा बलों के अधिकारी मौजूद रहे। करीब 400 स्टेक होल्डर ने इसमें हिस्सा लिया। सेमिनार में संवाद, निरस्त्रीकरण, विस्थापित लोगों यानी IDPs के पुनर्वास और संस्थागत स्तर पर बेहतर तालमेल जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। इस पहल का उद्देश्य मणिपुर में भरोसे की कमी को दूर करना और बातचीत के जरिए अस्थायी शांति की दिशा में रास्ता तैयार करना है। इसी खबर के साथ एक और बड़ी खबर असम राइफल्स से आ रही है मणिपुर से ही। असम राइफल्स ने मणिपुर के कामजोंग जिले के चसाद इलाके में 2 अलग अलग इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशनल में करीब 75 लाख रुपए का बेहिसाब कैश बरामद किया है। पहली कार्रवाई 24 अगस्त को हुई। आरपी गेट चसाद पर एक सफेद बोलेरो को रोककर तलाशी ली गई, जिसमें करीब 45,10,000 रुपये छिपाकर रखे गए थे। मौके से 4 मोबाइल फोन और 3 लोगों को भी पकड़ा गया। इसके बाद 26 अगस्त को मिली खुफिया जानकारी के आधार पर एक सिल्वर ऑल्टो को रोका गया। इस वाहन से करीब 29,92,500 रुपये बरामद किए गए और 3 लोगों को हिरासत में लिया गया। दोनों कार्रवाई में कुल 6 लोग, दोनों वाहनों, नकदी और अन्य बरामद सामानों को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए चसाद पुलिस स्टेशन को सौंप दिया गया है। असम राइफल्स के मुताबिक ये कार्रवाई सीमा क्षेत्र में अवैध गतिविधियों और बेहिसाब नकदी के आवागमन पर नजर रखने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। अब खबर सीएसएफ से जुड़ी हुई। रांची में रिश्वत के एक मामले में सीएसएफ के 3 अकाउंट्स अधिकारियों को सीबीआई कस्टडी में भेजे जाने की खबर सामने आई है। मामले में सीबीआई की ओर से कार्रवाई की गई और अधिकारियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। इस पूरे मामले में रिश्वत से जुड़े आरोपों की जांच चल रही है। मामले की आगे की कानूनी कार्रवाई और जांच के आधार पर तस्वीर और स्पष्ट हो पाएगी। अब बात एक बेहद महत्वपूर्ण सुरक्षा तैयारी की, जो कि सीएसएफ से निकलकर आ रही है। देश के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को ड्रोन से उत्पन्न खतरों से सुरक्षित रखने के लिए सीएसएफ ने ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी DFI के साथ MOU साइन किया है। सीएसएफ के मुताबिक अब तक 3,000 से ज्यादा जवानों और सदस्यों को ड्रोन और एंटी ड्रोन प्रोटोकॉल की विशेष ट्रेनिंग दी जा चुकी है। वहीं सीएसएफ की करीब 80 यूनिट्स ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल निगरानी, खतरे की पहचान और प्रशिक्षण के लिए कर रही है। सीएसएफ देश भर में 370 से ज्यादा महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा करता है। इनमें एयरपोर्ट, परमाणु संयंत्र, स्पेस सेंटर और तेल रिफाइनरी जैसे संवेदनशील प्रतिष्ठान शामिल है। ऐसे प्रतिष्ठानों पर संभावित हवाई खतरों से निपटने के लिए ड्रोन की समय रहते पहचान और उनके खिलाफ कार्रवाई बेहद महत्वपूर्ण हो गई है। इस MOU के तहत सीएसएफ के RTC बहरोर को ड्रोन और काउंटर ड्रोन सिस्टम के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तौर पर विकसित किया जाएगा। इसके अलावा काउंटर ड्रोन सिस्टम की डिप्लॉयमेंट के लिए SOP और फ्रेमवर्क तैयार किए जाएंगे। संदिग्ध ड्रोन की गतिविधियों की जांच और घटना के बाद एनालिसिस के लिए फोरेंसिक टूल्स और प्रक्रियाओं को मजबूत किया जाएगा। संयुक्त ड्रिल्स और रेड टीमिंग एक्सरसाइज भी आयोजित की जाएगी। साथ ही जवानों की टेक्निकल और ऑपरेशनल क्षमता बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग मॉड्यूल्स और प्रैक्टिकल एक्सरसाइज तैयार किए जाएंगे। सीएसएफ डीजी प्रवीण रंजन ने कहा कि इस साझेदारी से वास्तविक और लगातार बदलते ड्रोन थिएटर्स के खिलाफ चल रही तैयारियों को परखने और कमियों को दूर करने में मदद मिलेगी। यानी कि आने वाले समय में क्रिटिकल इंस्टॉलेशन की सुरक्षा में सीएसएफ की काउंटर ड्रोन कैपेबिलिटी और मजबूत होने वाली है। अब बात पश्चिम बंगाल की।
कोलकाता में एक कार्यक्रम के दौरान पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने देश की सीमाओं की सुरक्षा में आर्मी, बीएसएफ और एसएसबी की भूमिका की सराहना की। उन्होंने युवाओं से देश को कमजोर करने वाले ताकतों के खिलाफ मजबूती से खड़े होने और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने की अपील की। उन्होंने भारत की स्वदेशी सुपरसोनिक लॉन्ग रेंज ब्रह्मोस मिसाइल का भी जिक्र किया और कहा कि कई देशों ने इसमें रुचि दिखाई है। उन्होंने युवाओं से शारीरिक रूप से मजबूत बनने और देश के प्रति राष्ट्रवाद तथा देशभक्ति की भावना को मजबूत करने की अपील की। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने युवाओं को देश का भविष्य बताया और शिक्षा, खेल तथा अन्य क्षेत्रों में देश को आगे ले जाने का आह्वान किया। अब एक दुखद खबर आ रही है सीआरपीएफ से। सीआरपीएफ कांस्टेबल सुकांता बांगड़ी को एक्सीडेंट डिस्चार्ज के कारण सिर में चोट लगी है। घटना श्रीनगर के अहमदनगर इलाके की है। अधिकारियों के अनुसार दंगापुरा स्थित सरकारी स्कूल परिसर में उनकी सर्विस राइफल अचानक चल गई। उन्हें मौके पर प्रशासनिक उपचार दिया गया, जिसके बाद SKIMS अस्पताल सौराल ले जाया गया। इस घटना में घायल जवान का इलाज जारी है। अब बिहार से एक बेहद दुखद खबर सीआरपीएफ से निकल कर आ रही है। वैशाली जिले के पौनी हसनपुर गांव निवासी सीआरपीएफ जवान सुधीर कुमार, जिसकी उम्र 42 वर्ष थी, ड्यूटी के दौरान निधन हो गया। सुधीर कुमार सीआरपीएफ की 48वीं बटालियन में तैनात थे। 26 अगस्त को गुवाहाटी में ड्यूटी के दौरान अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और हार्ट अटैक के कारण उनका निधन हो गया। बताया गया कि उन्होंने करीब 10 वर्ष पहले सीआरपीएफ ज्वाइन किया था। करीब 4-5 महीने पहले ही वह छुट्टी पर अपने पैतृक गांव आए हुए थे। सुधीर कुमार 6 भाइयों में तीसरे नंबर पर थे। उनके परिवार में पत्नी के अलावा एक बेटा और एक बेटी है। 27 अगस्त की रात उनका पार्थिव शरीर राजकीय सम्मान के साथ उनके पैतृक गांव पौनी हसनपुर पहुंचा। इसके बाद हाजीपुर के कोनहारा घाट पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। जवान की मौत से पूरे गांव में शोक की लहर है। पैरा मिलिट्री न्यूज की ओर से शहीद दिवंगत जवान के परिवार के प्रति गहरी संवेदना। अब बात भारत चीन सीमा से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर की। सूत्रों के हवाले से सामने आई जानकारी के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में चीन की ओर से किसी तरह की स्लो इनकॉर्चमेंट नहीं हो रही है। वहीं भारतीय सेना और आईटीबीपी सीमा क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत बनाए हुई है और बॉर्डर डोमिनेशन के लिए पूरी तरह तैयार है। सीमा पर निगरानी, इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस को लगातार मजबूत किया जा रहा है। यानी अरुणाचल प्रदेश से लगी संवेदनशील सीमा पर भारतीय सुरक्षा बल और आईटीबीपी तथा अन्य सुरक्षा बलों किसी भी संभावित चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह सतर्क है। अब अंत में खबर खेल जगत से, जो कि बीएसएफ से आ रही है। बीएसएफ सेंट्रल साइकिलिंग टीम की कांस्टेबल खोईराम रजिया देवी ने थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित ट्रैक एशिया कप 2026 में भारत और बीएसएफ का नाम रोशन किया है। 28 से 30 अगस्त तक आयोजित हो रही इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में उन्होंने स्क्रैच रेस में इंडिविजुअल ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। उनका यह प्रदर्शन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बीएसएफ की खेल प्रतिभा और जवानों की मेहनत को दर्शाता है। रजिया देवी की डिटरमाइनेशन, इंडोरेंस और लगातार बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश ने उन्हें यह शानदार उपलब्धि दिलाई है। पैरामिलिट्री न्यूज की ओर से बीएसएफ कांस्टेबल खोईराम रजिया देवी को बहुत बहुत बधाई। तो दोस्तों, ये थी सीएपीएफ और असम राइफल से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें। इसी तरह की खबरें के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।